अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 11 जून 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 14 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा हुकूमत के जरिए शुरू किए गए ऑपरेशन पुश बैक के तहत धांधली बढ़ती जा रही है और इस कार्रवाई पर समाजी कारकुनों की बरहमी और तनकीदों दोनों में इजाफा हो रहा है। इस ऑपरेशन के तहत रियासती हुकूमत ने मई से अब तक 303 अफराद को बांग्लादेश में ढकेल दिया है। अफराद को गैर मुल्की करार देकर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। एक आला सरकारी ओहदेदार के मुताबिक ये अफराद इन 30,000 लोगों में शामिल है जिन्हें गुज़िश्ता साल में आसाम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स ने गैर मुल्की करार दिया है। इसलिए जो कार्रवाई की जा रही है वो क़तई क़ानूनी है। वाज़ेह कि आसाम जो बांग्लादेश के साथ 260 किलोमीटर तवील सरहद रखता है, इसमें ये लोग आम तौर पर तवील अरसे से मुकीम हैं और इनके ख़ानदान और ज़मीनें तक यहाँ मौजूद है। इनमें से कई ख़ानदानों का ताल्लुक़ किसी ज़माने में बांग्लादेश से रहा होगा, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी है। इंसानी हुकूक़ के कारकुनों का कहना है कि इन अफराद को अक्सर सियासी फ़ायदे और वोट हासिल करने के लिए गैर मुल्की करार दिया जाता है, क्योंकि इनकी अक्सरियत बंगाली बोलती है और इसी वजह से इन्हें बांग्लादेशी करार देकर बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। आलम यह है कि गरीब बंगाली बोलने वाले मुसलमान गुर्बत की वजह से ट्रिब्यूनल के फैसलों को आला अदालतों में चैलेंज नहीं कर पाते हैं और भेड़ बकरियों की तरह सरहद के इस पार ढकेल दिए जाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेले में जनवरी में हुई भगदड़ से मुतअद्दिद लोगों की जानें चली गई। हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने असेंबली में बताया था कि इस भगदड़ में मरने वालों की तादाद 37 रही, लेकिन खबरसां इदारे BBC ने अपनी एक तहकीकी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इस हादसे में कम से कम 82 अफराद मारे गए। इस इंकशाफ ने न सिर्फ हुकूमत के दावों की साख पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इससे यह भी वाज़ेह हुआ है कि योगी हुकूमत ने इस सानही की संगीनी को कैसे छुपाने की कोशिश की। यहाँ तक कि प्रयागराज महाकुंभ हादसे की दुरुस्त और ईमानदाराना रिपोर्टिंग में मीडिया भी नाकाम रहा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 19 फरवरी को असेंबली में बताया था कि 29 जनवरी की रात 1:10 पर और 1:30 बजे के दरमियान संगम के करीब भगदड़ मच गई थी। इनके मुताबिक 66 लोग इसकी जद में आए और इनमें से 30 की मौत हो गई, जबकि दीगर मुकामात पर होने वाले वाक़यात में मज़ीद 7 लोगों की मौत हो गई। मजमूई तौर पर हुकूमत ने 37 अमवात को तस्लीम किया और मरने वालों के लवाकिन को फ़ीकस 25 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया। वज़ीर आला ने असेंबली में यह भी कहा था कि मरने वालों में से एक की शिनाख्त नहीं हो सकी और एक लावारिस है, इसीलिए इन दोनों मामलात में मुआवजा नहीं दिया गया। वज़ीर आला ने किसी भी किस्म की बदनज़मी की बात को कबूल नहीं किया। हकीकत यह है कि नहाने के बाद संगम की तरफ बढ़ने वाली भीड़ ने नदी के किनारे सोए हुए अकीदतमंदों को कुचल दिया था। आईनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस और इंतजामिया की जानिब से भीड़ को काबू करने के लिए इंतजाम नाकाफ़ी थे, जिसकी वजह से यह हादसा और भी जानलेवा हो गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर वापस आए मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात की। वफ्द के अरकान ने मुख्तलिफ ममालिक में अपनी मुलाकातों के बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बताया। वफ्द में मुख्तलिफ जमातों के मौजूदा और साबिक़ अरकान पार्लियामेंट और मशहूर सिफारतकार शामिल थे, जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के अपने दौरों के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के मौक़िफ़ और आलमी अमन के तई हिंदुस्तान के अज़्म को उजागर किया। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी, जो कि सिफारती वफूद में से एक का हिस्सा थे, मंगल की शाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ हुई आला सतही ऑल पार्टी वफ्द की मीटिंग से गैर हाजिर रहे। इस तकरीब से इनकी गैर मौजूदगी ने जल्द ही सवालात को जन्म दिया, जिस पर ओवैसी ने बाद में वजाहत की कि इन्हें एक करीबी रिश्तेदार और बचपन के दोस्त की तिब्बी इमरजेंसी की वजह से फौरी तौर पर दुबई जाना पड़ा। ANI न्यूज़ एजेंसी ने ओवैसी के हवाले से बताया कि मैं मुल्क से बाहर हूँ, मुझे एक तिब्बी इमरजेंसी की वजह से दुबई जाना पड़ा, मुझे अपने रिश्तेदार और बचपन के दोस्त की नासाजी तबीयत की वजह से अचानक जाना पड़ा। मैंने अपने वफ्द के रहनुमा बैजेंट पांडा को इस बारे में मुतला कर दिया था। वाज़ेह के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल की शाम 7 बजे अपने सरकारी रिहाइशगाह लोक कल्याण मार्ग पर ऑपरेशन सिंदूर ग्लोबल आउटरीच के तहत ऑल पार्टी आलमी वफ्द के मेंबरान से मुलाकात की, जिसमें सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी गैर हाजिर रहे। दिल्ली पुलिस ने अपोजिशन लीडर आतिशी को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो काकाजी में झग्गी वालों के जरिए की जा रही जद्दोजहद में शामिल होने गई थी। आतिशी का कहना है कि दिल्ली पुलिस इन्हें करीब 43 किलोमीटर दूर थाना ले गई। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ 3 माह में बीजेपी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। गरीबों की आवाज़ उठाने पर हमारे लीडरान की गिरफ्तारी तानाशाही है। बीजेपी चाहे तो हम सबको गिरफ्तार कर ले, मगर हम दिल्ली वालों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि बीजेपी ने वादा किया था कि जहां झोपड़ी वहीं मकान, लेकिन हकीकत यह है कि जहां झोपड़ी वहीं बीजेपी का बुलडोज़र पहुंच रहा है। हम बीजेपी की जहां झोपड़ी वहीं बुलडोज़र की सियासत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। आम आदमी पार्टी इस गैर इंसानी गरीब मुखालिफ आमिलियत के खिलाफ मजबूती से लड़ती रहेगी।
रियासत कर्नाटक में कानून साज काउंसिल के इंतखाबात की हलचल तेज हो गई है। रियासत में 4 खाली नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने से सियासी गलियों में बातें गश्त करना शुरू हो गई है। दरअसल रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है, इसके बावजूद मुस्लिम अरकान की तादाद बढ़ाए नाम है। अब खाली हुई 4 नशिस्तों के लिए नामों की मुजव्वज़ा फहरिस्त में एक भी मुस्लिम नाम के ना होने ने रियासत के सियासी व समाजी हलकों में तशवीश पैदा कर दी है। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा फहरिस्त में 4 नाम दलित कारकुन DG सागर, सीनियर सहाफ़ी दिनेश, कांग्रेस कम्युनिकेशन चीफ रमेश बाबू और कर्नाटक NRI फोरम के डिप्टी चेयरपर्सन आरती कृष्णा शामिल हैं। इस फहरिस्त पर एतराज़ात की वजह से इसे राजभवन नहीं भेजा गया, क्योंकि इस फहरिस्त में मुसलमानों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। इससे कल 2024 में भी MLC की 8 खाली नशिस्तों में से सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को दी गई थी, यानी कुल मिलाकर 12 में से सिर्फ एक सीट मुस्लिम को दी गई। जबकि ऐसा माना जाता है कि असेंबली इंतखाबात में रियासत के मुसलमानों की अक्सरियत ने कांग्रेस को ही वोट दिया था, जिसके नतीजे में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की। गरीबी आसाम के धोबरी जिले में ओहदेदारों ने उस वक्त इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए जब एक मंदिर कॉम्प्लेक्स में बीफ मिलने की इत्तला के साथ ही अशरार की जानिब से हमले शुरू कर दिए गए। जिला कमिश्नर दीपांकर नाथ ने बताया कि धोबरी शहर में तमाम इलाकों में इम्तनाई अहकाम नाफिज किए गए और दुकानात और मार्केट्स को बंद रखने की हिदायत दी गई। अवामी मुकामात पर 5 से ज़्यादा लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने बताया कि गौकशी के इल्ज़ाम में 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि रियासत में 5 मुकामात पर मवेशियों के बाक़यात मिले हैं, जिनमें से कुछ धोबरी शहर में एक मंदिर के अहाते में पाए गए। धोबरी के वार्ड नंबर 3 के हनुमान मंदिर से बीफ मिलने की इत्तला के साथ ही हुजूम ने बाजार पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ मचा दी। इसी दौरान मार्केट के एक और हिस्से से बड़े जानवर का चमड़ा दस्तियाब होने की इत्तला मिलने पर तशद्दुद व दीगर इलाकों तक फैल गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शल बरसाए। हुजूम ने दुकानदारों और ई-रिक्शा ड्राइवर्स को मारपीट की। इस दौरान पुलिस ने जिले के बालूचहार मौदा के रहने वाले रमज़ान अली शेख को मंदिर में बीफ की दस्तियाबी के शुबे में गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद पुलिस ने रात देर गए कार्रवाई करते हुए इलाके में बीफ की दुकानों को मुनहदिम कर दिया। मुकामी अफराद ने बताया कि मुस्लिम तबके की दुकानात को मुनहदिम किया जा रहा है। एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अमित सरकार ने पुणे की कानून की तालिबा मलऊन शमिस्ता पन्नोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान को 6 दिन के लिए कोलकाता पुलिस की तहवील में दे दिया। अदालती कार्रवाई के दौरान हरियाणा और आसाम की पुलिस भी जहां इनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई है, इन्हें तहवील में लेने के लिए मौजूद थी। ताहम अदालत ने वजाहत खान को कोलकाता पुलिस की तहवील में दिया है। खान के वकील SL मित्रा ने अदालत को बताया कि पुलिस के मुताबिक वजाहत खान को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि पुलिस इन्हें तलाश करने में नाकाम रही और उन्होंने नोटिसों का जवाब नहीं दिया। वजाहत खान के करीब से कोई ऐसे शय बरामद नहीं हुई जिससे इनका जुर्म साबित हो। वजाहत खान ने कानून की तालिबा मलून शमिस्ता पन्नोली के खिलाफ, जिसने ऑपरेशन सिंदूर पर फिरकाराना रिमार्क्स किए थे, शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर वजाहत के खिलाफ मुल्क भर में 5 शिकायतें दर्ज कराई गई। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में गैर कानूनी कब्जों या सड़क की राह में आने वाले मजहबी मुकामात को मुस्लिम कम्युनिटी के लोग खुद ही बुलडोजर चलवाते हुए गिरा रहे हैं। थाना हयात नगर की बिजोई रोड पर बनी दरगाह सड़क की राह में आ रही थी। मस्जिद कमेटी ने गुज़िश्ता रोज इसे मजदूरों से तोड़वा दिया, फिर मुकम्मल तौर पर हटाने के लिए बुलडोजर यानी JCB मंगवाया। SDM के मुताबिक PWD की जानिब से नोटिस दिया गया था, इसलिए दरगाह तोड़ी जा रही है। थाना हयात नगर के बिजोई रोड पर बनी पुरानी दरगाह को हटाने के लिए इंतजामिया ने 1 महीना पहले नोटिस जारी किया था। मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि सड़क चौड़ी होनी है, इसीलिए रास्ते में मस्जिद आए या मंदिर दोनों ही टूटेंगे। मौके पर पुलिस इंतजामिया की टीमें मौजूद थी। इसे गिराने के लिए खुद मस्जिद कमेटी ने बुलडोजर मंगवाया। ये दरगाह सालों पहले तामीर की गई थी, लेकिन अब सड़क चौड़ी होते होते ये बीच रास्ते पर हो गई है, जिससे सड़क चौड़ा करने में परेशानी हो रही थी। मारूफ गैर सरकारी तंजीम प्यू रिसर्च सेंटर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब बन चुका है। साथ ही ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहबी ग्रुप भी है। 2010 से 2020 के दरमियान मुस्लिम आबादी में 21% का इजाफा हुआ है, यानी दुनिया में मुसलमानों की आबादी 170 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये इजाफा आलमी औसतन आबादी में इजाफे से दुगना है। ABP न्यूज़ पोर्टल की खबर के हवाले से जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक अब दुनिया के 4 में से 1 शख्स मुसलमान है, यानी मुसलमानों की पूरी दुनिया की आबादी में 26% आलमी हिस्सेदारी है। दूसरी तरफ गैर मुस्लिमों की आबादी में भी 7% का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन इसमें हिंदुओं की आबादी में 1% की कमी दर्ज की गई है। 2010 में दुनिया में हिंदुओं की आबादी 15% थी, जो 2020 में 14.9% रह गई है। प्यूरो रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी 2010 से 2020 के दरमियान शुमाली अमेरिका में 52% बढ़ी है। यहाँ कुल मुस्लिम आबादी 59 लाख है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम आबादी में इजाफे के बारे में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में 34% का इजाफा दर्ज किया गया।
ये इलाका कुदरती आबादी में इजाफे की वजह से मुस्लिम आबादी में ज़्यादा इजाफा दर्ज करता है। एशिया पैसिफिक रीजन में कुल मुस्लिम आबादी 66% है, जहाँ 60% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायद अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी AICC तंजीमी उमूर KC वेणुगोपाल से मुलाकात की और नए वज़रा के क़लमदानों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आमिला और मौजूदा वज़रा के क़लमदानों में तब्दीली जैसे उमूर पर बातचीत की। मौसूल ज़राए के मुताबिक 2 घंटे तक जारी रही इस मुलाकात में SC जुमराबंदी और तबक़ाती सर्वे के मसले पर चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना में जलसे-आम की तजवीज़ पेश की और राहुल और खड़गे को शिरकत की दावत दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला ने काबीना में शामिल किए गए वज़रा को क़लमदान हवाले करने के मसले पर तजावीज़ पेश की और हाईकमान से मंजूरी की ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि बाद मौजूदा वज़रा के क़लमदानों में भी तब्दीली की जाए ताकि सरकारी महकमाजात की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। चीफ मिनिस्टर ने रियासती काबीना में समाजी इंसाफ के मुताबिक कमज़ोर तबक़ात की नुमाइंदगी में इजाफा और बाद नाराज़ अरकान असम्बली के मौक़िफ़ से वाकिफ़ कराया। मजालिस मुकामी के इंतखाबात में पार्टी के मौक़िफ़ से भी चीफ मिनिस्टर ने हाईकमान को वाकिफ़ कराया। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड मुकाबलों का इख्तिताम तो हो गया, मगर मुकाबलों के दौरान मिस इंग्लैंड मिल्ला मैगी के इल्ज़ामात आज भी मौजू बहस है। ज़राए के मुताबिक मिस इंग्लैंड ने हैदराबाद में जहां कांग्रेस हुकूमत है वहां इनके साथ गलत बर्ताव पर कांग्रेस की सीनियर कायद सोनिया गांधी से शिकायत की है और सोनिया गांधी ने भी तफसीलात हासिल की है। हाईकमान के एक सीनियर कायद ने इस मसले पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को फ़ोन कर सोनिया गांधी की नाराज़गी से वाकिफ़ कराया और कांग्रेस के 2 नौजवान कायदीन के बारे में तफसीलात हासिल की। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में आलमी मुकाबले के इनेकाद से सारी दुनिया में तेलंगाना का नाम रोशन हुआ है। वहीं मिस इंग्लैंड के इल्ज़ामात से रियासत रुस्वा भी हुई है। कांग्रेस हाईकमान के सीनियर कायद ने जब इस मामले की तफसीलात हासिल की और तहकीकाती रिपोर्ट तलब की गई तो इन्हें बताया गया कि मिस इंग्लैंड के इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद है। कांग्रेस कायद ने तेलंगाना के जिन 2 कायदीन के खिलाफ इल्ज़ामात आयद किए हैं इस पर रिपोर्ट रवाना करने की हिदायत दी और कायदीन के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई इसकी रिपोर्ट भेजी जाए। ज़राए से पता चला है कि मिस इंग्लैंड ने बरतानिया हुकूमत और मिस इंग्लैंड के मुकाबले मुनक़िद करने वाली तंजीम से भी शिकायत की है। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, जो हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर भी हैं, सेक्रेटरीट में जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होने वाले माह मुहर्रम के इंतजामात का जायज़ा लिया। सरकारी महकमाजात के अहदेदारों के साथ मुनक़िदा इजलास में रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, रुकन कानून साज कौंसल B वेंकट, रुकन असम्बली राजशेखर रेड्डी, सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, निसार हुसैन, हैदर आगा, डायरेक्टर अखिलती बहबूद यास्मीन बादशाह, IAS के अलावा शहर के अवामी नुमाइंदों और शिया तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। पूनम प्रभाकर ने तमाम महकमाजात को हिदायत दी कि माह मुहर्रम के आगाज़ से कबल तमाम ज़रूरी उमूर मुकम्मिल कर लें। बरक़ी और पानी की सरबराही के अलावा सड़कों की तामीर व मरम्मत और आशुर खानों के अतराफ सेहत व सफाई के मौसर इंतजामात की हिदायत दी गई। तेलंगाना के मुसलमानों ने रेवंत रेड्डी पर नहीं बल्कि राहुल गांधी पर एतमाद करके तेलंगाना में कांग्रेस को कामयाब बनाया था और अब कांग्रेस हाईकमान व कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल की जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना के मुसलमानों से इंसाफ को यकीनी बनाएं। तेलंगाना में इंतख़ाबात से कबल मुसलमानों से किए गए वादों पर अदम अमल से रियासत के मुसलमान खुद को महरूम तस्वुर करने लगे। कांग्रेस का अगर मुसलमानों के साथ यही रवैया बरकरार रहा तो तेलंगाना के मुसलमान कांग्रेस को जिस तरह इक़्तिदार में लाने में कामयाब हुए इसी तरह इक़्तिदार से बेदखल भी कर सकते हैं। रियासत में फ़िरक़ेवारियत को फ़रोग़ हासिल ना हो और ज़ाफ़रानी ताकतें क़दम जमाने ना पाएँ, इस बात का ख़ुसूसी ख्याल रखते हुए सेकुलर जहन के हामिल सिविल सोसाइटी जहदकारों को साथ लेते हुए मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाएगी और दीगर तबक़ात के साथ मुसलमानों से भी इंसाफ को यकीनी बनाने हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। तेलंगाना कंसर्न सिटीज़न के ज़ेर एहतमाम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक सरकर्दा शहरियों ने इन ख्यालात का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना कंसर्न सिटीज़न्स को फोरम में तब्दील करके हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ जद्दोजहद की जाएगी, क्योंकि तेलंगाना अवाम ने दिसंबर 2023 से अब तक कांग्रेस को मौका दिया है और इस बात के मुंतज़िर रहें कि शायद हाईकमान रियासत के हालात पर तवज्जो मरकूज़ करे। लेकिन अब जबकि रियासती काबीना की तोसी में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया तो पानी सर से ऊपर हो चुका है। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वेणुगोपाल, रवि, कृष्णा कुमारी, सारा मैथ्यू, मुश्ताक मलिक, अनवरुद्दीन, हमादुद्दीन ISO, अफजल एडवोकेट, खालिदा परवीन और अहम शख्सियत मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती काबीना की तोसी में मुसलमान को शामिल न किए जाने पर रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया और इसे मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने की साजिश का हिस्सा करार देते हुए कहा गया कि रियासत में इक़्तिदार पाने के बाद से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने अफकार को आश्कार करने लगे हैं। कांग्रेस के तेलंगाना में इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक फ़िरक़ावाराना फसादात पर कभी उन्होंने रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया और मुनज़्ज़म अंदाज में रियासत की अक़लियतों को निशाना बनाने की कोशिशों पर खामोश तमाशाई बने रहे। गरमाई तातीलात के ऐलान के बाद हुकूमत तेलंगाना ने नए तालीमी साल के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 12 जून से स्कूल्स की कुशादगी होगी, जो जुमला 230 दिन काम करेंगे और 23 अप्रैल 2026 काम का आखिरी दिन रहेगा। हुकूमत ने तालीमी साल 2025-26 के दौरान क्लासरूम्स में
पॉइंट्स देने के लिए ज़ायदा 90% हाजिरी को लाजमी करार दिया है। जो तालीमी कैलेंडर जारी किया गया जिसके मुताबिक स्कूलों को फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी फर्स्ट एंड सेकंड बिल तरतीब 31 जुलाई और 30 सितंबर तक मुकम्मिल कर लेना होगा। महकमा स्कूली तालीम ने इतला किया कि समेटिव असेसमेंट 1 का आगाज़ 24 अक्टूबर से होगा जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगे, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 को 23 दिसंबर तक मुकम्मिल कर लिया जाना चाहिए। यह था आज का खबरनामा। आप इस खबरनामे को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।